चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में इंटरेस्टिंग पैनल होगा। पहले तो शो का आइडिया ये है कि 45 मिनट के सेशन के बाद कौन से बेहतरीन पिक्स हैं जो एक्सपर्ट को समझ पड़ रहे हैं। सेठ साहब और बहेती साहब पिछले शो से हमारे साथ इस शो में शिरकत करते हुए और साथ में सच्चिदानंद उत्तेकर और विकास सालुंखे साहब जुड़ते हुए आप दोनों का स्वागत है। आगे इनसे चर्चा करने के बाद बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में इंडस्ट्री वेटरन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब हो। सुनील सर से बातचीत होगी मौजूदा मूड माहौल पे और कैसे स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं वो इस मार्केट्स में। आगे जेम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा भी होंगे। राहुल से जानेंगे कैसा पोजीशन बाजार नजर आ रहा है और उनके प्रेफर्ड पिक्स कौन से हैं। तो एक्शन पैक्ड अगला आधा घंटा रहेगा, लेकिन पहले मार्केट्स लेकर आता हूं। शुरुआत थोड़ी सी डगमगाती हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि ग्लोबल समीकरण थोड़े से बिगड़े हुए थे। यूएस से हैंडओवर खराब था, 2.25 से 3%। तीनों यूएस के बेंचमार्क्स कल दबाव में थे क्योंकि किसी एनवीडिया के अपडेट्स पर रिएक्शन था, किसी पॉवेल साहब की यानी कि फेड के चेयरपर्सन की कमेंट्री पर रिएक्शन था और प्लस टैरिफ रिलेटेड कुछ अपडेट्स आ रहे थे। इन सब के बीच में यूएस मार्केट्स कल पिट गए। पर आज सुबह के समीकरण बुरे नहीं थे। यूएस के फ्यूचर्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। इनफैक्ट एज वी स्पीक इंडिकेशन है आज शाम को जब यूएस कामकाज की शुरुआत करेगा तो 2/3 से 3/4% बढ़त के साथ कर रहा होगा। एशिया सारा का सारा इन ग्रीन है। अपन का सिर्फ निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट नजर आएगा आपको, अदरवाइज हमारे एशियन पीयर्स बढ़िया कर रहे हैं। और हम भी वीरू के साथ सुबह 7 बजे से बातचीत हो रही है कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, कंट्रोल डिप होगा तो कहां एंटर करने के मौके ढूंढने हैं। तो बातचीत क्या हुई थी, ग्लोबल समीकरण देख के अपना बेस वन है, निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पे, 23,164 से 259 का जोन। पर अदरवाइज अगर ये ग्लोबल मूड माहौल खराब ना होता तो दरअसल एक्चुअल बेस क्या था, 23,322 से 280। और आज देखिए वो लो शुरुआती डिप्स ऑलमोस्ट 300 और फिर कंटिन्यूस सेशन में बातचीत हुई थी इस क्रूशियल जंक्चर पे 300 के आसपास जब आया था निफ्टी कि बड़े इंटरेस्टिंग जोन्स पे आके खड़ा हुआ है। 23,300 वाला निफ्टी जो आधे % ज्यादा दबाव में था रिकवर कर गया। एक समय तो एकदम फ्लैट कामकाज कर रहा था और मोमेंटम को टूल पिछले कुछ दिनों से निफ्टी बैंक दे रहा है। वो पॉकेट राइट फ्रॉम द वर्ड गो आउट परफॉर्म कर रही थी और अब इवेंचुअली 2/3 3/4% ऊपर ट्रेड करती हुई। वीरू, जिन लेवल्स पे पैनी नजर थी जो हमारा बेस था, बिल्कुल उसी बेस पे जाके भारतीय बाजार बढ़िया रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट करते हुए, वो रिकवरी का ट्रेड तो सटीक बैठा। अब समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, क्या वॉच आशीष करें? अब हमें हाँ देखिए आशीष, अब क्योंकि जैसे मैंने लिखा था ना कमेंट में स्पेशली लिखा था, अगर हम 23,300 रीगेन कर गए और उसके ऊपर सस्टेन कर गए तो पुट राइटर आएंगे। जरा एक बार 23,300 की पुट लेके आइए आज की जो एक्सपायरी है, तो 23,300 पर अब पुट राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले ली है कंसिडरिंग निफ्टी आईटी रिवर्सल और कंसिडरिंग निफ्टी बैंक स्ट्रेंथ। अब या तो हमें फिर कोई 320 330 तक का डिप मिले तो उस कंट्रोल डिप को बाय करेंगे, या फिर आशीष एक बार अगर हम स्पॉट में 23,460 455 ये क्लस्टर काट गया, देखिए इसकी जरा पुट का आउटस्टैंडिंग वाई देखिए, अब ये कितना था कल, मेरे ख्याल से कल 83 लाख का था, आज ये करीब 2 करोड़ 8 लाख का हो गया, तो इट्स ह्यूज। अब याद रखिएगा थ्रेशोल्ड पॉइंट रहेगा 460। अगर 23,460 कटा तो निफ्टी आपको इंट्राडे में आज 23,527 की ट्रैजेक्टरी एक बार दिखाएगा। सो निफ्टी पे मेरा व्यू यही है और निफ्टी बैंक पर RS1 पार हो चुका है। बट याद रखिएगा निफ्टी बैंक के एक चार्ट पे जो बात मैंने कुछ देर पहले आपको बताई भी थी कि हमारा दिसंबर का स्विंग हाई परसिस्ट करता है 53,500 से 600 के बीच में। तो अब ऑल टाइम हाई और इस प्राइस के बीच में एक 100 पॉइंट की वो डगर 53,500 से 600 एक डिफिकल्ट जोन है। अगर वो कटा तो मेरे ख्याल से आपको फॉर द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन आई मीन 577 690 और 827 में मिलेगा। आशीष ये समीकरण भाई साहब सुबह जो चर्चा हुई थी बिल्कुल सटीक उसी बेस से घूमे अपन। एशिया बेहतर कर, एक अच्छी चीज और हो रही है धीरे धीरे करके ब्रेथ एडवांसेस के फेवर में है भाई साहब।
अभी ऑलमोस्ट 1:1 है, स्लाइटली इन फेवर ऑफ एडवांसेस। 3 दिन की हाईलाइट लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन की, जबरदस्त ब्रेथ है। ये देखिए, धीरे धीरे इस पे नजर रखिएगा। ये है एक्चुअल बैरोमीटर मूड का। अगर ब्रेथ इंप्रूव होनी शुरू हुई तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। पर आज निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी और सामने खड़ा एक लंबा वीकेंड, इस बात का ध्यान रखिएगा जब आप ट्रेड ले रहे हो। आइए कुछ बढ़िया से पिक्स ले लिए जाए। सचिन के पास पहले चलते हैं। सचिन, हाय, गुड मॉर्निंग। सचिन, क्या प्रिफर्ड आइडियाज हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, कहां दाव लगाने का मन भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आशीष जी, मुझे लग रहा है आज का सेशन एक कल का रेप्लिका ही होगा। एक इनसाइड बार काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनने के चांसेस निफ्टी में ज्यादा है। जो हमने अभी तक वोलेटिलिटी देखी है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर 23,450 का एक हर्डल होगा। एंड नीचे ऑलरेडी एक उसने स्विंग लो बना दिया है, तो मुझे लग रहा है पूरा दिन शायद निफ्टी इसी पर्टिकुलर रेंज में रहे। बट बायस मुझे लग रहा है जो रहना चाहिए मार्केट में वो क्लियरली ऑन द पॉजिटिव साइड है। एंड जिस तरीके से स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर एसआरएफ में एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट नजर आया है। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है ऑन द लॉन्ग साइड। तो यहाँ पर एसआरएफ में मुझे लग रहा है कि 3100 से लेके 3160 तक की हेडरूम अवेलेबल है। एक फ्रेश कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। 2970 के स्टॉप लॉस के साथ एसआरएफ में खरीदारी करने की सलाह होगी। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है, वहां पर मुझे लग रहा है एक शॉर्ट स्क्वीज होना चाहिए। स्टॉक का नाम है सन फार्मा। कल के सत्र में काफी नेगेटिव डेटा था, बट जिस तरीके से उसने क्लोजिंग दी थी एंड आज की ओपनिंग अगर हम देखें तो लगभग अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास काफी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये कॉन्ट्रैक्शन से एक शॉर्ट कवरिंग वाली मूव ही अनफोल्ड होनी चाहिए। ऑन द हायर साइड 1785 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है सन फार्मा में अग्रेसिव लॉन्ग्स बिल्ड किए जा सकते हैं 1680 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, सन फार्मा पे आपका एक लॉन्ग कॉल है। मैं मूव सन फार्मा में स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, ऑलमोस्ट इस वक्त करीब करीब 1% अप, अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर, मूव स्ट्रॉन्ग जनरेट करता हुआ। अमित जी, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? जी वीरेंद्र जी, पहला ट्रेड रहेगा बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फाइनली यहाँ पे एक हायर लो का स्ट्रक्चर है। 546 के आसपास बर्जर पेंट्स का प्राइस है। 540 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट्स रहेंगे 556 रुपीज के। मेरा दूसरा स्टॉक यहाँ पे रहेगा आदित्य बिरला फैशन। यहाँ पे भी स्विंग लो का ब्रेकआउट हो रहा है, सारी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। रेजिस्टेंस अब सीधा 200 डे मूविंग एवरेज पे आता है, तो लगभग 269 का प्राइस है, बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 265 का और टारगेट्स रहेंगे 280 के। एबी फैशंस और बर्जर पेंट्स, ये कोलकाता वाले एक ना एक कोलकाता का स्टॉक जरूर लेके आते हैं शो में। बर्जर पेंट्स कहीं ना कहीं, अमित सेठ साहब ने तो आईटीसी कहीं ना कहीं कोलकाता का लिंक जोड़ ही ले। ये हैं राजेश अग्रवाल साहब, बड़े प्यार करते हैं लोग अपने। वैसे वहीदी साहब भी ऐसे ही करते हैं, पूना वाला फिनकॉर्प, बजाज ऑटो, वहीं की ढूंढ के लाते हैं। रीजनल बायसनेस बहुत है, पर जब तक कमाई हो रही है अपना क्या है, बढ़िया है। बर्जर पेंट्स और एबीएफआरएल रडार पे रखिए। सालुंके साहब, आपका प्रेफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग आपको भी। गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखो, दोनों भी मेरे बाय साइड में रहेंगे। पहले तो हैवेल्स रहेगा। हैवेल्स में जिस हिसाब से ये वीक में जो शुरुआत हुई थी, वहां से एक ब्रेकआउट पॉइंट देखने मिला था। मुझे लगता है वो मोमेंटम अभी भी कैरी करते हुए देखने मिलेगा। ऊपर में 1680 के टारगेट यहाँ पे हैवेल्स में अभी भी इंटैक्ट है, तो 1680 के टारगेट के लिए इसको अभी भी बाय करना है। नीचे में 1590 का स्टॉप लॉस लगा के इसको कैरी करके लेके जा सकते हैं। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा एल&टी फाइनेंस। एल&टी फाइनेंस लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन करते हुए देखने मिला और उसके ऊपर अच्छे से सस्टेनली क्लोजिंग भी रख रहा है। तो मुझे लगता है एल&टी फाइनेंस यहाँ पे बाय करना है। 155 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। और ऊपर में जो रेंज निकल के आ रही है 172 के आसपास के, तो 172 के टारगेट के लिए एल&टी फाइनेंस को यहाँ पे बाय करना है 155 के स्टॉप लॉस। यहाँ पे एल&टी फाइनेंस में आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, वैसे ही एल&टी कन्विक्शंस मतलब सुबह से अगर आप देखें इसमें भी अच्छा एडिशन है। एक बार इसकी एल&टी फाइनेंस की ओआई एडिशन रखेंगे स्क्रीन पे, स्ट्रॉन्ग मूव, डे हाई की रिजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। आशीष भाई जी, आपके 2 ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, पहला जो स्टॉक अच्छा लग रहा है हमें वो डीमार्ट। थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है 2-3 दिनों का और हमें लग रहा है कि अब वापस एक अपस्विंग इसमें देखा जा सकता है। मार्केट भी अब थोड़ा सा डिफेंसिव और कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में अब वापस इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो यहाँ 4170 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 4320 का पहला टारगेट और 4400 के दूसरे टारगेट के लिए
दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो यूएसएल, इसमें भी हमें लग रहा है कि यहाँ से हिसाब से 1500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, वो काफी कंफर्टेबल है। तो 1490 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ भी खरीदारी की सलाह है 1550 और 1580 तक के टारगेट के लिए। आ गया एवेन्यू सुपरमार्ट और यूएसएल रडार पर रखिए। बहेती साहब के रडार पे उनका प्रेफर्ड पिक है, खरीदने का मन। अपन ने वरुण बेवरेजेस से कमाई करी थी, अब यूएसएल से कमाने का समय आ गया है। लीजिए भाई, ये हो गया आज के 10 के दमदार ट्रेड्स पूरे। वीरू, एक इमेज रखता हूं आपकी स्क्रीन पे, सब छुट्टी छुट्टी की बात कर रहे हैं। कहाँ की इमेज है ये, क्या है ये डेटा से जरा फुल स्क्रीन पे काटिएगा यहाँ पर प्लीज़ ज़रा। ये है तो रात का नज़ारा, हाँ सी बीच है। हाँ, तो पकड़े तो आप सही थे। ये सचिन का क्रिएशन है। सचिन, ये क्या है, जरा बताएंगे आप? ये गाड़ी है, टेंट है उसका। अगर आपको ये बीच दिख रहा था वीरू, तो आप अपन दोनों को छुट्टी की सख्त जरूरत है, क्योंकि मुझे भी बीच नजर आया था। ये सचिन ने अपना शेयर करा था, पता नहीं कहीं सोशल मीडिया पे। ये किसी गाड़ी में दरअसल नीचे डेंट पड़ा हुआ है भैया। छुट्टी की जरूरत है भैया, सबको जरूरत है। चलिए, अच्छा 10:30 के बाद निकलते हैं, फिर 10:30 के बाद निकलते हैं। 10:30 पे निकल के फायदा नहीं होगा ना, 12:30 तक वापस आना पड़ेगा सास बहू के लिए। अच्छा चलिए, एक काम करा जाए। सेठ साहब और बहेती साहब बहुत देर से जुड़े हुए हैं अपने साथ, आप दोनों का धन्यवाद। आगे शोज में आपके साथ वापस जुड़ेंगे। सचिन जी और सालुंकी साहब, आप बने रहो। आता हूं आप लोग के पास कुछ और चार्ट्स के समीकरण समझने के लिए। इस बीच बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे सुनील सुब्रमण्यम सर, मार्केट एक्सपर्ट। हमेशा से सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़े रहे, तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं सुनील सर को। सुनील सर, लेकिन एक चीज नहीं पता है, इंडिया में हो कि सिंगापुर में हो आप? मैं नहीं, इंडिया में ही हूँ आज। इंडिया में ही हूं आज। सुनील सर, बड़ा परेशानी है। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा रिलीफ प्ले आउट हो रहा है स्क्रीन पे, हाँ, अच्छा लग रहा है स्क्रीन को देख के। ये रिलीफ प्ले आउट हो क्यों रहा है? क्या वर्स्ट ट्रम्प के टैंट्रम्स, ट्रम्प के टैरिफ्स के फ्रंट पे जो कुछ होना था इज बिहाइंड अस, इसीलिए रिलीफ प्ले आउट हो रहा है? एक अपडेट पढ़ रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था, इंटरेस्टिंग था, लॉजिकल भी था, कि शायद अपने को जिस्ट है कि टैरिफ्स किस बैंड में प्ले आउट हो रही होंगी। 10% का बेसलाइन है, 26% लगाया था, जिसे फॉर द टाइम बीइंग पॉज कर दिया है। तो शायद जब हम निगोशिएट कर रहे होंगे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में, इसी बैंड के बीच में कहीं निगोशिएशन हो रहा होगा। ये लॉजिक सही बैठता है क्या? नहीं वो सही बैठता है जो आप कह रहे हैं। और इसमें खास ये है कि देखिए, मार्केट के बारे में है ना, उनको अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। बैड न्यूज हो तो वो सर्टेनिटी, बैड न्यूज कितना बैड, कितना खराब, किसके लिए खराब, अगर ये क्लैरिटी मिलती है तो मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो पहली चीज है कि ये पॉज ही एक क्लैरिटी की चीज, यानी कि ट्रम्प भी कुछ और वॉइसेस को सुनते हैं, खाली चाहे वो बॉन्ड मार्केट की वॉइस सुने, चाहे वो दूसरे देश के काउंटर अटैक की वॉइस सुने, जो भी है। तो एक चीज जो सामने आई है कि ट्रम्प जो भी उन्होंने कहा उसी को इंप्लीमेंट नहीं करने वाले हैं। कुछ ना कुछ राहत होगा, अभी पॉज के जरिए होगा, कल इंडिविजुअल डील्स हर देश के साथ नेगोशिएट करके होगा। वो एक बात, ओवरऑल एक एफआईआई के मन में ये एक क्लैरिटी आ रही है कि अभी वर्स्ट इज बिहाइंड अस, यानी जो भी उन्होंने लगाया था उससे अभी कुछ भी चीज हर देश के साथ, चीन को छोड़ दीजिए, चीन की अलग बात है। तो वो एक क्लैरिटी उनको ओवरऑल एक मिल गई है, वो एक क्लैरिटी की उतनी अनसर्टेनिटी कम हुई है, नंबर 1। पर नंबर 2 बात ये है कि इंडिया के बारे में आप कहें तो कुछ भी नेगेटिव न्यूज इंडिया के बारे में नहीं आया है। मानते हैं कि पहले ट्रम्प जी ने कहा कि इंडिया इज द हाईएस्ट टैरिफ नेशन, ये वो, मगर वो सब खाली बातों में रह गई। उस दिन से आज तक आप देखें तो बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रही है एक बीटीए के तौर पर। तो वो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। सुनील सर डिस्कनेक्ट हो गए, मैं इसी का फॉलो अप लेकर आऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं वैसे सर,
जब सर्टेनिटी आ जाती है तब ठीक है, और सर्टेनिटी इस बात ये है कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस, एटलीस्ट इंडिया के पर्सपेक्टिव में या बाकी ज्योग्राफीज के लिए, एक्स ऑफ चाइना। चाइना से साथ टसल चल रहा है, और ये असल टसल तो यूएस और चाइना का ही है, जिसके जहां से में हम सब के सब आ गए, वो बात अलग है। तो वर्स्ट बिहाइंड है, सर्टेनिटी के साथ ये कहा जा सकता है, इसीलिए शायद रिलीफ रैली प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है। इस बीच पेन, अभी मैं सुब्रमण्यम सर से भी बात करूंगा तो इस पे आऊंगा मैं, लेकिन पेन, सचिन, विप्रो, इन्फोसिस, HCL टेक, ये सारा आईटी पैक। आई एम श्योर आईटी इंडेक्स आपने टटोला, इंडिविजुअल स्टॉक पे नहीं जाता मैं, पहले आईटी की पोजीशनिंग इंडेक्स देख के क्या लग रहा है, समीकरण बैठ कैसे रहे, और अगर आप बता सको तो इन्फोसिस रिजल्ट से पहले कोई ट्रेड विड आप लोग इनिशिएट कर रहे हो, क्योंकि इन्फोसिस हमेशा अपने नंबर्स पे के नेक्स्ट डे वाइल्डली रिएक्ट करता है, काफी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है स्टॉक में, तो कोई ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो या छोड़ दोगे आप लोग? आशीष जी, यहाँ पर ट्रेंड तो सारे आईटी स्टॉक्स में काफी नेगेटिव रही थी, बट जिस तरीके से निफ्टी आईटी ने एक बेस बनाया है लगभग अराउंड 31,000 के आसपास, मुझे लग रहा है वो बेस काफी इम्पोर्टेंट होगा, बिकॉज इसका अगर हम डेली आरएसआई देखें तो वहां पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो मुझे लग रहा है कई जगह हम एक फाइनल लेग ऑन द डाउन साइड पे है, एंड मुझे लग रहा है अगर यहाँ से डिक्लाइंस होते हैं तो आईटी में मुझे लग रहा है खरीदारी करने के काफी अच्छे मौके मिल सकते हैं। इन्फोसिस का आज का ही डेटा अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है काफी कॉन्फिडेंस है 1400 के आसपास पे हर्डल में, एंड नीचे सपोर्ट लगभग अराउंड 1350 के आसपास वेल पोजीशनड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर किसी की अगर एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो ही उसे रिटेन करे 1405 के स्टॉप लॉस के साथ, बट अगर डिप्स मिल जाते हैं 1350 1330, ये आई थिंक आइडियल लेवल होगा जहां पर थोड़ा से कॉन्ट्रा लॉन्ग पोजीशंस कंसिडर करने चाहिए। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर भी एग्जिबिट हुआ है, जिसके वजह से मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स करने के लिए सही मौका नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्री अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो वहां पर खरीदारी करने का मन करना है। सुनील सर, आपकी बात से आकलन ये था कि सर्टेनिटी आ गई कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस, एटलीस्ट इंडिया के पर्सपेक्टिव में, और इसीलिए मार्केट्स में एक रिलीफ है। नहीं, खाली दूसरा वर्स्ट फिर सवाल, इंडिया मार्केट्स के मूल्यांकन कैसे, क्या अभी भी वो कहना चाहिए ना एक्सपेंसिव दिखते हैं, या अब हमारे वैल्यूएशंस रीजनेबल है? देखिए, मैं रीजनेबल की टेरिटरी में लार्ज कैप को कहूंगा, मिड एंड स्मॉल कैप को अभी भी थोड़ी रीजनेबल से आगे हैं, क्योंकि उम्मीदें हैं कि मिड एंड स्मॉल कैप की अर्निंग्स बेहतर आएगी, तो उस उम्मीद को आज वैल्यूएशन दिख रहा है। अगर वो अर्निंग्स आ जाती है तो ये वैल्यूएशन रीजनेबल है, क्योंकि वही एक मार्केट की एक एंटिसिपेशन है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी जो ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में पार्टिसिपेट करते हैं वो एक रिवाइविंग ट्रेंड में आ गई है। तो अगर आप वो फ्यूचर को डिस्काउंट कर ले, इमीडिएट फ्यूचर को, तो फिर मार्केट की वैल्यूएशन रीजनेबल है। डिसअपॉइंटमेंट हो गया तो ये महंगी लगेगी, नंबर वन। बट उसके अलावा बात यह है कि माहौल जो डोमेस्टिकली बना है ना, उसमें बहुत से इतने सारे पॉजिटिव अब तक मार्केट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, वो अभी करना शुरू हुआ है। क्या है? ये है बजट की 1 लाख करोड़ की टैक्स गिव अवे, फिर आरबीआई की जो रेट कट और चेंज इन पॉलिसी स्टांस, अब ये मॉनसून की अच्छी आने की इनिशियल खबरें, राइट? तो ये सब चीज जो आए हैं तो पूरा उसका इफेक्ट मार्केट में, बिकॉज ये अनसर्टेनिटी, ट्रम्प की टैरिफ की अनसर्टेनिटी के कारण ये चीजों को इंप्लीमेंट, अब देखिए खबर ये भी आ गई कि ट्रांसमिशन भी शुरू हो गया, क्योंकि बैंक्स ने अपना डिपॉजिट रेट्स भी कटवाना शुरू किया, लेंडिंग रेट्स भी कटवा रहे, तो कंजम्पशन के लिए नेचुरली ये ईएमआई अगर गिरेगी और 1 लाख करोड़ भी हाथ में आ गया तो कंजम्पशन के लिए बूस्ट आ सकती है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल को तो रेट कट का बेनिफिट तो आता ही है। तो ये सब फैक्टर्स इतने दिनों से मार्केट पूरे इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, ये पॉजिटिविटी, क्योंकि ओवरऑल माहौल एक नेगेटिव था। अब वहां पे जो सर्टेनिटी आ रही है उसके कारण ये भी उभर के सामने आ रहे हैं कि इंडिया की चीज थोड़ी बेहतर है, और आज तक की जो भी जीडीपी में ये टैरिफ के कारण कुछ भी कटौती होगी, 6 से नीचे कोई नहीं कह रहा है कि जीडीपी कटेगी, और उस हाल में हम दुनिया के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले देश रहेंगे। तो एफआईएस के मन में सोचे तो और 2 पॉजिटिव चीज यहां पर जुड़ चुकी है इंडिया के बारे में। क्या है? पहली चीज है कि डॉलर की वीकनिंग, यानी को इंडिया में निवेश करके उनको करेंसी कारण नुकसान सामने नहीं दिख रहा है, नंबर वन।
नंबर 2, अगर कुछ भी रिसेशन का माहौल यूएस में थोड़ी थोड़ी बढ़ती है तो आज नहीं तो कल एक रेट कट का माहौल आएगा, तो वो भी एक इमर्जिंग मार्केट में निवेश करने के लिए जो हेज फंड्स उधर बोरो करके यहाँ निवेश करते हैं उनके लिए एक बेहतर आउटलुक दिख रही है। और फाइनली ये सब रिसेशन और ग्लोबल ट्रेड वॉर के कारण जो तेल की दाम में कटौती हुई है, 65 के करीब गिर गई है, $10 पर बैरल गिरा है, उसका बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी में ना ही आपको पेट्रोल की कॉस्ट में आ सकती है, आपको सब इनपुट्स जो इंडस्ट्रीज, पेंट इंडस्ट्री लीजिए, ऑटो इंडस्ट्री लीजिए, जो भी इस्तेमाल करते हैं और तेल का एज एन इनपुट, उनके लिए बेहतर होगा। तो सबकी एक अर्निंग्स में एक पॉजिटिविटी इन्फ्लुएंस आएगी और एफआईएस का भी आउटलुक इसके कारण धीरे धीरे बदलेगा। तो और फाइनली डोमेस्टिक फंड मैनेजर के पास भरपूर कैश है। अभी मैं देख रहा था कि खाली म्यूचुअल फंड के पास 2 लाख करोड़ का कैश है। वो इंतजार कर रहे हैं अर्निंग सीजन के, और अर्निंग सीजन में 3 बात आपको देखेंगे ना, एक है क्वार्टरली अर्निंग्स का वर्सेस कंसेंसस, दूसरी है यही क्वार्टरली अर्निंग्स सीक्वेंशियली क्या बढ़ रहे हैं, यानी इकोनॉमी इंप्रूविंग ट्रेंड में है, मगर तीसरी चीज क्या है कि उनकी गाइडेंस क्या दिख रही है साल के लिए, उसके बेसिस पे एलोकेशन करेंगे। तो ये जैसे ही आपको अर्निंग सीजन अगले महीने 1.5 महीने में ओपन आउट होगा, सब डिटेल्स आएंगे, तो डेफिनेटली कैश, डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स का कैश भी आके स्पेसिफिक स्टॉक्स एंड सेक्टर्स को खरीदेगा। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपसे शायद बातचीत और होती, लेकिन आज समय का थोड़ा सा कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपका ये एक्सटेंडेड वीकेंड अच्छा रहे, लॉन्ग वीकेंड अच्छा रहे, इसकी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आपको। राहुल शर्मा हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल से जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ डेट एंड हेड ऑफ रिसर्च जेएम फाइनेंशियल्स के। राहुल जी नमस्कार। ये पुल बैक जिसको लीड कर रहा है निफ्टी बैंक, निफ्टी को दिखाइएगा जरा। अभी दिक्कत क्या है कि बहुत देर से हमारा जो निफ्टी है फ्रीज पड़ा, मेरा पर्सनली, स्क्रीन पे नहीं, मेरा सचिन जी का निफ्टी फ्रीज पड़ा हुआ है। निफ्टी की ट्रैजेक्टरी लेके आएंगे जरा एक बार प्लीज़, क्या है? इट्स यस 23352 फर्दर रिट्रेस हुआ है। राहुल जी नमस्कार। इंडेक्स पे पहले आपका व्यू निफ्टी बैंक पर कैसी अप्रोच रखी है आपने नेक्स्ट वीक के लिए? आज क्या कर रहे हैं आप निफ्टी बैंक पर? देखिए निफ्टी में जो ये मूव हमने देखा है पिछले 4-5 सेशन में, ये गैप अप्स के साथ हुआ है। तो जनरली गैप अप्स जो है एज ए टेक्निकल एनालिस्ट मुझे कंफर्ट नहीं करते हैं, और ये गैप्स जब तक फिल नहीं हो जाते, एक मार्केट के अंदर हमेशा प्रोबेबिलिटी बनी होती है कि आज नहीं तो कल मार्केट नीचे जाएगा, गैप्स को फिल करेगा और फिर बाद में अपनी जो प्राइमरी ट्रेजेक्टरी है उसे कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। तो 23,500 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए जरूर है। कल हम ऑलमोस्ट 450 तक निफ्टी में ऊपर के लेवल पर आए, और आज थोड़ा सा निफ्टी के अंदर पुल बैक देखने को मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से जब तक 23,500 एक बार अचीव नहीं हो जाता है, यहाँ पर आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशंस में बने रहे। ओवरऑल आई थिंक ट्रेड जो सबसे बढ़िया है वो बैंक्स और फाइनेंशियल्स में ही है। फिन निफ्टी में हमने कल के सेशन में देखा है कि एक बड़ा ब्रेकआउट आया। इनफैक्ट ये पूरे मार्केट को ये इंडेक्स जो है लीड कर रहा है, और इसमें कोई भी अगर डिप भी आता है तो खरीदारी का मौका रहेगा। मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरली फिन निफ्टी के अंदर आपको तकरीबन 26,500 तक की जगह खुलती हुई दिख रही है, और आने वाले समय में हमें लगता है कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये 2 इंडेक्सेस है, ये 2 सेक्टर्स है जो हमें लगता है कि मार्केट को लीड करके चल सकते हैं। आने वाली तेजी में एक तरह से नए लीडर करके उभरे हैं, और खास करके जब मार्केट गिरा भी था, इनमें करेक्शंस काफी शैलो थे। तो आगे अगर करेक्शन भी आते हैं तो हमारा ये मानना है कि यहाँ पर जो डेंट पड़ेगा वो छोटा पड़ेगा रिलेटिव कंपैरिजन में। और जैसे हमने आपके 2 वीक पहले आपके शो पे कहा था कि बैंक 20, ये जो ETF है, जूनियर 20 जो ETF है, काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, इनमें बने रहे। मेरे हिसाब से ओवरऑल जो व्यू है वो मार्केट के अंदर बाय ऑन डिप का है। लेकिन सिर्फ निफ्टी में एक ही हिकअप है कि जो गैप्स हैं वो अगर फिल हो जाते हैं तो स्ट्रक्चर और मजबूत होता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। ये इंडेक्स पे व्यू था, थोड़े गैप्स को लेके आप वरीड हैं। अच्छा, बैंक्स में आपके प्रेफर्ड 2 स्टॉक्स क्या हैं, और आईटी में क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? जो आईटी कोलैप्स हो रहा है अभी भी और कोई स्टेबिलिटी नहीं है इस वक्त। ये देखिए 2 पिक है हमारे बैंक्स और फाइनेंशियल से। बैंक में सबसे बढ़िया सेटअप बैंक ऑफ बड़ौदा का दिखाई देता है। यहाँ पर स्टॉक ने 240 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है, और हमें लगता है कि तकरीबन
260 तक के मूव्स बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकते हैं। तो 233 का स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। फाइनेंशियल्स में छोला फाइनेंस यानी कि चोलामंडलम फाइनेंस का सेटअप काफी बढ़िया है। इनफैक्ट ये स्टॉक ने कल के सेशन में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखा था, 1600 के ऊपर भी निकला है। आज डिप में आई थिंक यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 1530 का स्टॉप लॉस लगाए और हमें लगता है तकरीबन 1650-1700 तक के टारगेट्स आपको छोला फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और छोला फाइनेंस ये दो हमारे टॉप पिक रहेंगे। जहां तक आईटी की बात आती है, आई थिंक आईटी के अंदर अभी भी पेन खत्म नहीं हुआ है। एक तरह से सबसे वीकेस्ट लिंक है मार्केट के अंदर, और जब तक ग्लोबल अनसर्टिनिटी बनी रहेगी इस सेक्टर को अवॉइड करने की राय रहेगी। इनफैक्ट रिजल्ट्स को लेके भी थोड़ा वोलेटिलिटी यहाँ पर बना रहेगा। तो आईटी के अंदर अवॉइड की राय है, यहाँ पर कोई ट्रेड लेने की एडवाइस नहीं है। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इंडेक्स पे, आईटी पे, निफ्टी बैंक पर, बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स पे, एनबीएफसीज पे अपना ठीक रखा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। आज समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे आएगा। निफ्टी बैंक एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद, स्ट्रॉन्ग पुल बैक के बाद अब थोड़ा सा एक्सपायरी डे, ए टिपिकल कंसोलिडेशन मोड जो है वो इस वक्त निफ्टी पे हावी है। मुझे और आशीष को यहाँ से आप आज्ञा दीजिए और हमारी मुलाकात होगी आपसे क्लोजिंग में। लेकिन आपका कोई भी प्रश्न है टेक्निकल्स पे, आपके ट्रेड्स पर, लेवल्स पे ज़रूर पूछिए श्रेया और कंचन के साथ। चलो इस ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन में।